हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हमारा यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस के टेस्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है। अगर आपने नहीं देखे हैं पहले पार्ट तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 77, क्योंकि 76 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, जीमेन प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जीमेन प्रभाव यानी जीमेन इफेक्ट से रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, यह तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिमान प्रेक्षक के संबंध में तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो ये कथन हमारा गलत है। जीमेन प्रभाव तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिमान प्रेक्षक के संबंध में तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन का वर्णन नहीं करता है, बल्कि जीमेन प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल लाइंस जो वर्णक्रमीय रेखाएं होती हैं उनके विभाजन का वर्णन करता है। यानी जीमेन प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल लाइंस के विभाजन का वर्णन करता है। तो कथन नंबर 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, इसके सिद्धांतों का उपयोग चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर की कार्यपद्धति के तहत किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो जीमेन प्रभाव है, जीमेन प्रभाव के सिद्धांतों का उपयोग एमआरआई स्कैनर की कार्यपद्धति के तहत किया जाता है। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन से रेडियोधर्मी समस्थानिकों के अनुप्रयोग हैं। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहला यही समस्थानिकों की जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन से रेडियोधर्मी समस्थानिकों के अनुप्रयोग हैं। नंबर 1 है कैंसर का उपचार, नंबर 2 नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में, और नंबर 3 घेंगा का उपचार। तो इसका सही आंसर होगा कैंसर का उपचार, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में और घेंगा रोग का उपचार। इन तीनों ही प्रयोगों में रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में भी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है और घेंगा रोग के उपचार में भी रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रत्येक धातु की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है, तो हमें इन धातुओं को घटते क्रम में लगाना है। नंबर 1 है सोडियम, नंबर 2 जस्ता, नंबर 3 लोहा, नंबर 4 पारा। तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु होती है वो होती है सोडियम, उसके बाद जस्ता यानी जिंक, उसके बाद लोहा यानी आयरन और उसके बाद पारा यानी मरकरी। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है सोडियम, उससे कम जस्ता, उससे कम लोहा और उससे कम पारा। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये इन धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनका घटता क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है हैग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में है। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। कथन नंबर 1 है, एक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा
किए गए मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है, जिसमें एक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किए गए मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, न्यायालय के किसी सदस्य को अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति से ही बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी सदस्य को अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति से ही बर्खास्त किया जा सकता है, इसलिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र निकाय और कोई एकल देश दोनों ही ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सलाहकारी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। संयुक्त राष्ट्र निकाय तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी कार्रवाई की मांग कर सकता है, उसकी सलाहकारी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन कोई एकल देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता और ना ही उससे सलाहकारी कार्रवाई की मांग कर सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर बढ़ते ड्रोन हमलों के संदर्भ में लाल सागर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, लाल सागर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। लाल सागर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कथन नंबर 2 है, इजराइल अपने इलियट बंदरगाह के माध्यम से अकाबा की खाड़ी से होते हुए लाल सागर तक पहुंच सकता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। इजराइल का एकमात्र बंदरगाह है जो कि लाल सागर के पास स्थित है, इलियट बंदरगाह। उसके माध्यम से इजराइल अकाबा की खाड़ी से होते हुए लाल सागर तक पहुंच सकता है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, सुएज की खाड़ी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। सुएज की खाड़ी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से निर्मित मानव रहित यान यानी UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल दृष्टि 10, स्वदेशी रूप से निर्मित मानव रहित यान जिसका नाम है दृष्टि 10, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है। जो मानव रहित यान है दृष्टि 10, उसे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, यानी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, ना कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, इसे 100% स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों से बनाया गया है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। इसमें लगभग 70% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया है, ना कि बिल्कुल 100%। तो ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दृष्टि 10 एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है, इसलिए ये कथन हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पिघलती हुई आइसक्रीम नंबर 1, नंबर 2 जल का वाष्पीकरण, नंबर 3 केक का पकना। रसायन विज्ञान के संदर्भ में उपर्युक्त में से कितने रासायनिक परिवर्तन हैं? इनमें से कितने रासायनिक परिवर्तन हैं? तो नंबर 1 है पिघलती हुई आइसक्रीम, ये भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2 है जल का वाष्पीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और नंबर 3 है केक का पकना,
तो ये रासायनिक परिवर्तन है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही इनमें से रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पिघलती हुई आइसक्रीम और जल का वाष्पीकरण ये दोनों भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षण के संदर्भ में नमक मुख्य रूप से जीवाणुओं के विकास को अवरुद्ध करता है। ऑप्शन है ए, पीएच में वृद्धि करके, ऑप्शन बी, पीएच में कमी करके, ऑप्शन सी, पोषक तत्वों में वृद्धि करके, और ऑप्शन डी, जल को अवशोषित करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खाद्य परिरक्षण के संदर्भ में नमक जीवाणुओं के विकास को अवरुद्ध करता है, जल को अवशोषित करके। जब खाद्य पदार्थों में नमक मिलाया जाता है तो परासरण यानी ओस्मोसिस की क्रिया होती है, जिसमें जीवाणुओं की जो कोशिकाओं का जल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो खाद्य परिरक्षण के संदर्भ में नमक जीवाणुओं के विकास को अवरुद्ध करता है, जल को अवशोषित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, हाइड्रोजनीकरण से वसा के गलनांक में वृद्धि होती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हाइड्रोजनीकरण से वसा के गलनांक में वृद्धि होती है। कथन नंबर 2 है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार करने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार करने के लिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार करने के लिए हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है मिसाइलें और दूसरी तरफ है उनका विवरण। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है रुद्रम लॉन्ग रेंज गाइडेड बम। तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि रुद्रम एक विकिरण रोधी मिसाइल है, ना कि लॉन्ग रेंज गाइडेड बम, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 2 है गौरव। गौरव लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है, तो ना कि विकिरण रोधी मिसाइल, तो ये भी गलत सुमेलित है। गौरव एक लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है, ये दोनों आगे पीछे दिए हुए हैं। नंबर 3 है ब्रह्मोस NG। ब्रह्मोस NG एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये हमारा सही सुमेलित है। हमारा सही आंसर होगा केवल एक ही युग्म सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्किस बानो बाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने हालिया निर्णय के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आदेश या निर्णय का पुनर्विचार करने की शक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बिल्किस बानो मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया था, तो पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की जो उसकी शक्ति है, उससे संबंधित इन कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी आदेश या निर्णय का पुनर्विचार करने की शक्ति देता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी आदेश या निर्णय का पुनर्विचार करने की शक्ति देता है, ना कि आर्टिकल 142, बल्कि आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी आदेश या निर्णय की पुनर्विचार करने की शक्ति देता है। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, केवल वाद में शामिल पक्षकार ही इससे संबंधित निर्णय के पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है। उस मामले से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस निर्णय के पुनर्विचार की मांग कर सकता है, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए पुनर्विचार याचिका की सुनवाई एक बड़ी और विशिष्ट पीठ के द्वारा ही की जाती है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जो पुनर्विचार याचिका होती है, उसकी सुनवाई उन्हीं न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है जिन्होंने
उस वाद पर अपना फैसला दिया था, ना कि किसी विशिष्ट पीठ के द्वारा, बल्कि उन्हीं न्यायाधीशों के द्वारा उस पर सुनवाई की जाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3 कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है डीएनए वह अणु है जिसके पास किसी जीव के विकास और कार्यप्रणाली से संबंधित आनुवंशिक जानकारी होती है। डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है डीएनए अणु द्विकुंडलीय आकार का होता है जिसमें आयनिक बंधों से जुड़े डीएनए के 2 रज्जुक होते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। डीएनए अणु द्विकुंडलीय आकार का होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन डीएनए के जो 2 रज्जुक होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के द्वारा नहीं बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है एक डीएनए अणु में 4 न्यूक्लियोटाइड समान मात्रा में मौजूद होते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है। एक डीएनए अणु में चारों न्यूक्लियोटाइड समान मात्रा में मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है डीएनए में 4 क्षारों में से एडेनिन सदैव ग्वानिन के साथ युग्म बनाता है और साइटोसिन सदैव थायमिन के साथ युग्म बनाता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। डीएनए में 4 क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, जिनमें से एडेनिन थायमिन के साथ युग्म बनाता है जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ युग्म बनाता है, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अलैंगिक प्रजनन के एक रूप कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन को पादप के निम्नलिखित में से किस या किन भागों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कायिक प्रवर्धन को पादप के किस भाग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब अलैंगिक प्रजनन के रूप में कायिक प्रवर्धन के माध्यम से पादपों का निर्माण किया जाता है तो उसमें पौधे के किन भागों का उपयोग होता है। नंबर 1 है जड़ें, नंबर 2 है पत्तियां, नंबर 3 है तना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जड़, तना और पत्ती तीनों का ही उपयोग कायिक प्रवर्धन के रूप में किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही बिल्कुल सही हैं। इन तीनों का ही उपयोग जड़, तना और पत्ती तीनों के द्वारा ही यानी इन तीनों के कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही पादप का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के निम्नलिखित भागों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है तारककाय, नंबर 2 लवक, नंबर 3 कोशिका भित्ति, नंबर 4 रसधानी। कोशिका के उपर्युक्त भागों में से कितने पादप एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। ये कोशिका के 4 भाग दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कितने भाग जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो नंबर 1 है तारककाय यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए ये तो आंसर में नहीं होगा। नंबर 2 है लवक यानी प्लास्टिड्स, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। नंबर 3 है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। कोशिका भित्ति भी सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और नंबर 4 है रसधानी यानी वैक्यूल्स। रसधानी यानी वैक्यूल्स पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल एक ही कथन इनमें से सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है जल में सर्फिंग करते समय लंबे सर्फ बोर्ड अधिक स्थिर रहते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जल में सर्फिंग करते समय लंबे सर्फ बोर्ड अधिक स्थिर रहते हैं। कथन नंबर 2 है जल में सर्फिंग के दौरान लंबे सर्फ बोर्ड का आयतन और सतही क्षेत्रफल अधिक होता है।
तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है, यानी जल में सर्फिंग करते समय लंबे सर्फबोर्ड अधिक स्थिर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जल में सर्फिंग के दौरान लंबे सर्फबोर्ड का आयतन और सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 के लिए सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 कैंसर का पता लगाना, नंबर 2 वन अग्नि की घटनाओं में कमी करना, नंबर 3 कविता लिखना, नंबर 4 खगोलीय पिंडों की पहचान एवं वर्गीकरण करना। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उपर्युक्त में से कितने कार्य संभव हैं? इनमें से जो 4 कार्य दिए गए हैं, वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कितने कार्य किए जा सकते हैं? तो नंबर 1 है कैंसर का पता लगाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैंसर का पता लगाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है वन अग्नि की घटनाओं में कमी करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वन अग्नि की घटनाओं में कमी के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। वन अग्नि की घटनाओं में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाभदायक है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 3 है कविता लिखना, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में एक AI के द्वारा एक कविता लिखी गई थी जिसका शीर्षक था I am कोड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कविता भी लिखी जा सकती है, इसलिए कथन नंबर 3 भी हमारा सही है। और कथन नंबर 4 है खगोलीय पिंडों की पहचान और उनका वर्गीकरण करना, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए कथन 4 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1, 2, 3 और 4 चारों ही बिल्कुल सही हैं, यानी इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो बिल्कुल सही आंसर है, यानी बिल्कुल सही कथन है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। और भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 में, यह भी आपको ध्यान रखना है। कथन नंबर 2 है यह किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही प्रदान किया जा सकता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत रत्न किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही प्रदान किया जा सकता है। कथन नंबर 3 है यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत एक उपाधि है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है, तो भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कोई उपाधि नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 और 2, केवल कथन 1 और कथन 2 ही सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनस्क्रीन आपकी त्वचा को सूर्य की किरणों से कैसे बचाती है? ऑप्शन है ए स्वेद में वृद्धि करके, ऑप्शन बी UV यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित और प्रकीर्णित करके, ऑप्शन सी मेलेनिन उत्पादन में वृद्धि करके, और ऑप्शन डी शीतलन प्रभाव उत्पन्न करके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित और प्रकीर्णित करके सनस्क्रीन हमारी त्वचा को सूर्य की किरणों से बचाती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफीन कथन नंबर 1 है यह कार्बन का द्विआयामी रूप है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ग्राफीन कार्बन का एक द्विआयामी यानी अपरूप है। कथन नंबर 2 है इसमें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय जालीनुमा कई परतें पाई जाती हैं, तो ये कथन हमारा गलत है। ग्राफीन में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय जालीनुमा केवल एक ही परत पाई जाती है, तो इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है इसे ग्रेफाइट, कोल तार या लाख को गर्म करके तैयार किया जाता है,
तो ये कथन हमारा सही है। ग्राफीन को ग्रेफाइट, कोल तार या लाख को गर्म करके तैयार किया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, ध्वनि की गति ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं में से गैसीय अवस्था में सर्वाधिक होती है। तो ये कथन हमारा गलत है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, जबकि गैसीय अवस्था में सबसे कम होती है। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, ध्वनि की गति ठंडी वायु की तुलना में गर्म वायु में तीव्र होती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति ठंडी वायु की तुलना में गर्म वायु में तीव्र होती है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, ध्रुवीय भालू विश्व का सबसे बड़ा भालू और सबसे बड़ा स्थलीय मांसाहारी है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो ध्रुवीय भालू होता है वो विश्व का सबसे बड़ा भालू और सबसे बड़ा स्थलीय मांसाहारी है। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, ध्रुवीय भालू मुख्य रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है। ध्रुवीय भालू केवल आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है, ना कि अंटार्कटिक क्षेत्र में। तो ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने ध्रुवीय भालू को अपनी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि IUCN ने ध्रुवीय भालू को अपनी रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में शामिल किया है, ना कि एंडेंजर्ड के रूप में। तो ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 है बृहस्पति। बृहस्पति के उपग्रह हैं वर्तमान में 95। नंबर 2 है अरुण। अरुण के उपग्रह हैं 27। नंबर 3 है मंगल। मंगल के उपग्रह हैं 2, फोबोस और डिमोस। और नंबर 4 है वरुण। वरुण के उपग्रह हैं 14। तो ये हमें बताना है, इनके घटते क्रम में लगाना है कि किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है और किसकी सबसे कम, जो इनमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले होगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बृहस्पति के उपग्रह हैं 95, अरुण के 27, मंगल के 2 और वरुण के 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में प्रजनन की विखंडन विधि पाई जाती है। नंबर 1 है बैक्टीरिया, नंबर 2 वायरस, नंबर 3 प्रोटोजोआ। इनमें से किन में प्रजनन की विखंडन विधि का उपयोग किया जाता है। तो नंबर 1 बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में प्रजनन के लिए विखंडन विधि का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है वायरस। वायरस में प्रजनन के लिए विखंडन विधि का उपयोग नहीं किया जाता, तो ये हमारा गलत है। नंबर 3 है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में भी प्रजनन के लिए विखंडन विधि पाई जाती है, तो ये भी हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही हैं, इनमें प्रजनन के लिए विखंडन विधि पाई जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। ऑप्शन है ए अश्रु गैस के उत्सर्जन से, ऑप्शन बी सल्फर यौगिकों के उत्सर्जन से, ऑप्शन सी अम्लीय अभिक्रिया से और ऑप्शन डी जल के अवशोषण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज में सल्फर यौगिक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर यौगिकों के उत्सर्जन के कारण प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह था हमारा आज का वीडियो।
जिसमें हमने विज़न IAS जो टेस्ट सीरीज़ थी उसका जो टेस्ट नंबर 1 था उसका जो पार्ट नंबर 4 था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।